बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन एंड लर्निंग हमारे चैनल का नाम है और इस चैनल में हम आपको रिसर्च रिलेटेड मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको सिखाएंगे कि साइनेप्सिस किस तरह बनाते हैं, साइनेप्सिस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। इस तरह ये उसी कड़ी उसी जो लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर्स है उसकी एक कड़ी है। और इस वाले लेक्चर में आज हम प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था मेथड एंड प्रोसीजर के बारे में रिसर्च थीसिस के, और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जो चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर, यानी जो एनालिसिस एंड प्रोसीजर ऑफ डेटा एंड फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन। ये वाले जो चैप्टर्स हैं दो चैप्टर्स होते हैं। ये लास्ट चैप्टर्स हैं, ये फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये हैं कि टू राइट हाउ टू एनालाइज योर डेटा ऑफ रिसर्च थीसिस, हाउ टू राइट समरी, हाउ टू ड्रा कंक्लूजन्स, हाउ टू गिव रिकमेंडेशंस ऑफ योर स्टडी। तो ये आप इस तरह इसमें सीखेंगे। डेटा एनालिसिस या एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये आपके रिसर्च थीसिस का चौथा चैप्टर है। इसमें क्या चीज़ें होती हैं ये आप याद रखें कि इसमें देखिए द डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में भी प्रेजेंट इन सेपरेट चैप्टर्स और मे बी इंटीग्रेटेड एंड प्रेजेंटेड इन वन और मोर चैप्टर्स। ये याद रखिए कि ये डिपेंड करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे, उसका आपके सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है, आपके बोर्ड ऑफ स्टडी की जो वो होते हैं डायरेक्टर्स, उस पर डिपेंड करता है कि आप इनका एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड चैप्टर रखते हैं इन सारे का, यानी एनालिसिस और जो इसका इंटरप्रिटेशन है, यानी जो एनालिसिस और उसका टेक्स्ट जब आप लिखते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो या तो वो आप सेपरेट चैप्टर्स में रख देंगे या आप एक ही चैप्टर में रखते हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन बात वही है, आपको सीखना है अलग अलग चैप्टर में रखना है या एक में रखना है, वो कोई मानी नहीं रखता। दिस इज़ द हार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। ये याद रखिए कि ये वाला चैप्टर जो है, ये फोर्थ चैप्टर, ये आपकी रिसर्च का जो है बिल्कुल वो जिसको कहते हैं दिल है। Sometimes separate chapters are devoted to the tabulation analysis and interpretation of data. बाज़ अवक़ात इस तरह भी होता है कि जो टेबल्स वगैरह होते हैं या फिगर्स वगैरह उसके लिए अलग चैप्टर रखते हैं और इंटरप्रिटेशन के लिए अलग रखते हैं, फिर उसमें डिस्कशन भी आता है तो उसके लिए फिर अलग चैप्टर रखते हैं। लेकिन ये डिपेंड्स करता है, लेकिन ये मैंने एक ही चैप्टर में सब आपको यहाँ पे वो कर दिया है, यकजा कर दिया। आप इसको इंशाल्लाह बहुत आसान होगा आपके लिए। द अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन द क्वान्टिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वन हैज़ टू कन्वे टू द रीडर रिगार्डिंग द डिफरेंट स्टेजेस एंड द प्रोसेस ऑफ द रीडर। ये डिपेंड करता है कि आप रीडर को किस तरह अपना वो जो डाटा है वो आप किस तरह उसको प्रेजेंट करते हैं। इसमें जो जी चीज़ें ये इस चैप्टर में जो चीज़ें होती हैं वो टेक्स्ट होती है, और इसमें आपका डिस्कशन आता है, और इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका टेबल्स, टेबुलेशन ऑफ डेटा, और इसके साथ आपका जो है वो फिगर्स आते हैं। तो टेक्स्ट में क्या होता है जी, टेक्स्ट ये सबसे पहले आप टेक्स्ट जो है यानी फॉर एग्जांपल आप एनालिसिस डेटा में वाले चैप्टर में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप अपना टेबल देंगे, टेबुलेशन करेंगे। टेबुलेशन में आपने क्या करना है कि आपने वो वाले जो स्टैटिस्टिक्स है वो सारे करने हैं, और वो कौन सा टेस्ट आपने उसमें अप्लाई किया है, और ऊपर जो है उस टेबल के ऊपर जो है, मैं फिर एग्जांपल आपको एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। ऊपर आपने उस पर उसका कैप्शन देना होता है, टेबल का कैप्शन, और नीचे फिर आपने उसकी इंटरप्रिटेशन और टेक्स्ट लिखनी है। बिकॉज ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ स्टडीज एंड काइंड्स ऑफ डेटा दैट एग्जिस्ट, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन कैन बी गिवन। ये याद रखिए कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इसमें नहीं है कि ये इस तरह करना है, ये उस तरह। ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च थीसिस और उसका जो आपने एनालिसिस किया है, स्टेट जो आपने यूज़ किया उस पर आपका वो डिपेंड करता है कि आपने उसकी डिस्क्रिप्शन फिर कैसे करनी है। तो आगे जी, द डेटा रिलेवेंट टू ईच हाइपोथेसिस मस्ट बी कैटेगराइज्ड, मैनिपुलेटेड एंड समराइज्ड इन। आपके जो हाइपोथेसिस आपने वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और उसमें जो आपने मेंशन किए हैं वो वाले उसकी स्टेटमेंट आपने टेबल के ऊपर फिर लिखनी है। आगे जी फिर डिस्कशन आ जाता है। एक्सट्रैक्टिंग द मीनिंग फ्रॉम द डेटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल एंड डिलाइटफुल फेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो आप टेबल्स बनाते हैं उससे फिर आपने डेटा लेना होता है और उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, तो वो कैसे करनी है। तो ये एक बहुत ही जो है वो एक टिपिकल और टास्क भी है और डिलाइटफुल फेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी है। कैसे है ये, फॉर एग्जांपल जो फिगर्स आपने वहाँ पे दिए हैं, जो डेटा आपने टेबुलेशन में जो आपका जो टेबल्स है उसमें दिए हैं, उसकी आप फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे। उसको आपने
नैरेटिव यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने बयान करना है। यानी कैसे, ये देखें, यानी जितने सारे टेबल्स हैं ये मैं आपको एक डिस्कशन का स्पेसिमेन दिखा देता हूँ। देखें इस तरह कि द प्रेजेंट स्टडी वाज कंडक्टेड टू मेजर द नंबर कंजर्वेशन एबिलिटी अमंग फार्म प्लांट, इतना। फिर इसमें ये है कि इट वाज फाउंड दैट प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन वर नॉट नंबर कंजर्वर्स एट एनी केस। तो आपने यहाँ पे टेबल का वो देना है, फिर कि कौन से टेबल से आप ये बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च में आप बग़ैर किसी रेफरेंस के कोई बात नहीं कर सकते, ये याद रखिए। और इसके साथ फिर आपने इस रिज़ल्ट का, ये जो रिज़ल्ट आपका आया है, ये आप डिस्कस कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके साथ दुनिया में जितने भी रिसर्चेज हुए, चाहे इससे वो कंट्राडिक्शन में आ रहे हों या इसके सपोर्ट में आ रहे हों, तो वो आपने यहाँ पे यानी जितने भी आप ये देखेंगे 3 to 5 ईयर वाले जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, तो आप इधर इससे के साथ नीचे लिखेंगे। इसी तरह से हम आप आगे जाते जाएंगे। ये देखें जी, मैंने पूरा डिस्कशन लिखा हुआ है। ये मैं आपके साथ पूरा डिस्कशन तो मैं नहीं कर सकता, फिर लेक्चर बहुत तवील हो जाएगा, लेकिन ये मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखा रहा हूँ। आगे जी फिर चलते हैं कि ये वही बात डेटा एनालिसिस और ये डिस्कशन वाली बात जारी है, मैंने आपको बता दी है। इसमें यह है कि रिपोर्टिंग इंटरप्रेटिंग द डाटा यू नोट वेदर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट। वही बात है कि आपका जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट है, ये हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, रिटेन हो रहा है, यही वो बातें हैं कि वो यहाँ पे कि आपने अगर इसमें कोई वेरिएबल्स हैं, कंट्रोल वेरिएबल, आपने कोई वेरिएबल को कंट्रोल किया है नहीं किया, यही चीज़ें भी आपने यहाँ इसमें लिखनी है। टेबल्स एंड फिगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अपार्ट फ्रॉम टेक्सचुअल डिस्कशन द डेटा आर क्रिटिकली एनालाइज्ड एंड रिपोर्टेड थ्रू टेबुलर एंड ग्राफिक डिवाइसेस या डिज़ाइन। यानी आपने उसको फिगर्स एंड टेबल्स में भी आपने इसमें लिखना है, उसके टेबल्स बनाने हैं, फिगर्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं जी, ये देखिए, मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें, ये चैप्टर नंबर 4 है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये देखिए, ये टेबल का 1 है, टेबल 1। मैंने ये कैप्शन दी है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 to 8 ईयर्स ओल्ड प्राइमरी स्कूल नंबर कंजर्वर्स। फिर ये मैंने देखिए टेबल बनाया है, ये नीचे आ जाए जी इस तरह। ये देखिए, ये मैंने एज लिखा है, ये एन जो है सैम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंजर्वर्स हैं कि कितने हैं नंबर ऑफ कंजर्वर्स। ये डी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टी वैल्यू यानी टी टेस्ट मैंने इसमें अप्लाई इंडिपेंडेंट टेस्ट, और ये डी उसका जो है आपकी डिफरेंस है वो है, और ये इफेक्ट साइज स्ट्रेंथ है कि ज़्यादा इफेक्ट है या कोहन्स डी इसको कहते हैं। ये डी वाली जी कोहन डी, ये फार्मूले पे मैंने अप्लाई किया हुआ है। ये मैं इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करूँगा जब स्टेटिस्टिक पे हम जाएंगे। इस तरह देखिए जी, ये मैंने फिर उसकी देखेंगे, ये देखें, ये स्टेरिक 1 स्टेरिक जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट वाला है, ये वाला, और ये 2 स्टेरिक वाला मैंने यहाँ पे इसके सिंबल लिखे हैं। 2 स्टेरिक वाला जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। टेबल वैल्यू, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि टेबल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। टेबल 1 डिफेक्ट्स दैट द टी वैल्यू फला 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 ऑफ प्राइमरी स्कूल एज टू द वाज सिग्निफिकेंट एट 0 पॉइंट अल्फा, यानी सिग्निफिकेंट लेवल आप 0.05 लेंगे। इस पे भी मैं फिर आपको समझाऊंगा। देखिए, देयरफॉर द नल हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड। यही वो आप चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर लिखी हैं और ये मैंने यहाँ पे आपको बयान कर दी है। देखें जी, इसकी फिर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो ये देखिए थीसिस में आप एक किस्म की चार्मिंग पे क्रिएट करने के लिए और उसकी लुकिंग जो है वो बेहतरीन बनाने के लिए आप इस तरह टेबल ग्राफ्स भी बना सकते हैं। इसका ये फिर आप दूसरा फिर देखें, डिफरेंट कलर से आप इसको करवा सकते हैं। देखिए जी, ये रीडर जब इसको देखेगा तो वो उसको पढ़ने में उसकी इंटरेस्ट होगी। ये जी आपका टेबल एंड फिगर्स जो इस पर वो आ गया, और इसके बाद फिर लास्ट पे आपका डिस्कशन आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में जी इसको हम समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन भी कहते हैं, समरी, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन भी कहते हैं। ये डिफरेंट है, ये मतलब आप डिपेंड करता है आपका सुपरवाइज़र या आपकी यूनिवर्सिटी का जो वो है, जो स्टाइल है वो आप इसको करें। इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 5 में आपने सबसे पहले आपकी जो रिसर्च की जो 30 वो है, चैप्टर नंबर 5 में जी जो समरी ये है कि इसमें आपने समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस देनी होती हैं। समरी क्या है, पूरा जो आपका वो है जो चैप्टर नंबर 5, ये याद रखें कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो बेस करेगा आपके किस पे, चैप्टर नंबर 4 पे। यानी चैप्टर नंबर 4 के जितने भी वो हैं समरी है, आपकी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है उसकी जो समरी है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। द समरी चैप्टर इज़ द मोस्ट वाइडली रीड part of a study because it recapitulates the information that has been presented in the previous sections of the report.
most of the readers scan the summary first to obtain an overview of the problem। यानी जब आपकी कोई फॉर एग्जांपल आपका थीसिस कोई देखना चाहता है, आपका सुपरवाइज़र है या आपका जो इवैल्यूएटर्स है जो, तो वो आपकी समरी देखेगा, तो समरी से वो समझ जाएगा कि इन्होंने क्या काम किया है। इसलिए आपको सुपरवाइज़र जब आपका होता है तो वो आपको स्ट्रेस करता है कि आपने समरी जो है वो अप टू डेट लिखनी है, बिल्कुल उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं लिखनी है, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें लिखनी है, ताकि रीडर को समझ आए। रीडर भी जो इवैल्यूएटर्स होता है उनको भी पता होता है कि ये बंदा फिर काम का है या नहीं है। समरी से आपका वो अंदाज़ा लगा लेगा। तो यहाँ पे ये जी वही बातें हैं सारी। मैं समरी का आपको यहाँ पे ये सारी जितनी भी आपकी वो हैं आपकी रिसर्च का जो आप जिसको आप खुलासा कहते हैं, समरी कहते हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। कैसे लिखनी है ये देखें, स्पेसिमेन देखें जी, इस तरह ये समरी है। द स्टडी वाज कैरिड आउट टू इन्वेस्टिगेट इनटू, ये आप अपने यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मेंशन करेंगे, और इसके साथ साथ फिर आपने जो है वो कौन सा तरीका यूज़ किया है, कितने स्कूल्स लिए हैं, ये सारा जो आपकी प्रोसीजर ऑफ द स्टडी है वो आपने मेंशन करनी है। और फिर आपने जो है कौन सा स्टेटिस्टिक्स आपने लगाया है वो आपने मेंशन करना है। ये देखें जी, समरी और उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है एब्स्ट्रैक्ट में। समरी में ये कि आपने पूरा का जो प्रोसेस है रिसर्च का जो आपने कंडक्ट किया है वो आपने लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट में आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस मेंशन करने होते हैं, और आपने वहाँ पे सैम्पल साइज लिखना होता है, और आपने अपना पे वहाँ पे मेजर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। यहाँ पे वो बातें नहीं, यहाँ पे आपने लिखना है जो आपकी प्रोसीजर की स्टडी है, आपका सैम्पल साइज और आपने कैसे लिया है, कौन से स्कूल्स कितने स्कूल्स दिए हैं, और ये वाला जो कौन से स्टेटिस्टिक्स आपने यूज़ किए हैं। तो ये आप यहाँ पे समरी में लिखेंगे। आगे चलते हैं जी। आगे फिर आपका आ जाता है कंक्लूजन और फाइंडिंग्स, ये दोनों सिनोनिमली यूज़ होते हैं। तो कंक्लूजन आपके बेस करेंगे किस चीज़ पे, जो आपकी टेबुलेशन जो आपने वहाँ पे डिस्कशन किया होता है, तो वही आपकी कंक्लूजन उसी पे को बेस बनाते हुए फिर आप कंक्लूजन ड्रा करेंगे। द कंक्लूजर्स the investigators arrive at the end and the generalization he has formulated are very important part of the report. In stating the conclusions, the investigator must indicate what his contribution has been to field of study. Negative as positive results should find a place in the conclusion। यानी इसमें आपने सबसे क्या आपने फाइंडिंग्स आपकी क्या है, इन रिसर्च की आपकी कंक्लूजन क्या, आप क्या कंक्लूड करते हैं। तो मैं आपको साथ इसकी वो कर देता हूँ। यहाँ पे सैम्पल स्पेसिमेन जो है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी द फॉलोइंग कंक्लूजन्स वर ड्रॉन। तो ये यहाँ याद रखें कि वो पास्ट टेंस यूज़ हो, क्योंकि ये रिसर्च आपने पहले से किया हुआ है। ये देखें फिर ये कंक्लूजन्स है कि इन द कंपेरिजन ऑफ अर्बन एंड रूरल प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन बोथ परफॉर्म सेम ऑन द नंबर कंजर्वेशन एबिलिटी टास्क। ये इस तरह के आप कंक्लूजन बना सकते हैं, इसको आप नंबरिंग करेंगे। ये देखें जी, ये मैंने 7 कंक्लूजन बनाए हैं, ठीक है जी। ये बहुत ही सिंपल है, ये फिर आप सुपरवाइज़र के साथ बैठ के ये वो आपको करवाएगा इंशाल्लाह। आगे फिर जी रिकमेंडेशंस, ये याद रखिए जी कि ये जो आपका रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन आपकी बेस करेगी किस चीज़ पे। सबसे पहले आप ऑन द बेसिस ऑफ फलां कंक्लूजन, तो ये आप याद रखें कि आपने इस तरह लिखना है। रिकमेंडेशन आपने किस तरह लिखनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ फलां टेबल या फलां कंक्लूजन इट वाज रिकमेंडेड दैट या इट इज़ रिकमेंडेड दैट फलां फलां, फिर आपने आगे फिर उसकी सजेशन देनी है। ये देखें जी, रिकमेंडेशन आपने किस तरह करनी है कि the majority of primary school children of age group 6 to 8 were found number conservers। ये देखें, therefore the national curriculum 2006 was found to be relevant with respect to conservancy of number, and it is recommended that the national curriculum 2000 should be retained। ये इस तरह आप इसको करवा सकते हैं। तो रिकमेंडेशन आपकी बेस करेगी किस चीज़ पे, आपकी बेस करेगी आपके कंक्लूजन पे। कंक्लूजन को बेस बनाते हुए आप रिकमेंड करेंगे चीज़ों को। और मेरे चैनल को जी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।